अगर ये बहुत छोटा हो एंगल तो हम प्रिज्म को बोलते हैं थिन प्रिज्म। अब देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हमने एक रे भेज दी, रे का नाम है ओ और ये पी, ओ पी। अच्छा यहाँ देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अपना। फिर ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल देखो बेंड होगी, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पर आप फिर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे और यहाँ से ये रे, अब देखो पहले हम फर्स्ट वाले सरफेस पे क्या हुआ उसको डिस्कस करते हैं। डेविएशन हुआ, देखो ये रे ऐसे जा रही थी, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, लेकिन अब ये देखो इस डायरेक्शन में ना जाके ऐसे चली गई। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डेल वन, फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कितना होगा? देखो ये पूरा आई है तो ये पूरा भी आई होगा, तो हमें डेल वन कैसे मिलेगा? आई माइनस आर। इसको आई वन बोल देते हैं, ठीक है, या आई भी बोल सकते हो, चलो आई। तो आई वन माइनस आर वन, ये हो गया फर्स्ट सरफेस पे डेविएशन। फिर ये रे आई देखो, यहाँ पे ये रे आई नॉर्मल के साथ इसका देखो ये एंगल है, और फिर ये अगर सीधी जाएगी तो ऐसे जाएगी, लेकिन ऐसे तो जानी नहीं है, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये चली गई। अब बेटा ये देखो रे जो है लास्ट में निकली, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। तो फिर ये नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं क्या करूं, अच्छा मैंने यहां से इंसिडेंट रे भेजी थी, क्या मैं यहां अगर ऐसे प्लेन मिरर लगा दूं तो क्या ये रे ऐसे रिट्रेस हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही जाके फिर ऐसे चली जाएगी और फिर यहाँ आ जाएगी, तो ये हमारी इमरजेंट रे हो जाएगी और ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो इसे हम कभी कभी I2 भी बोल देते हैं, ठीक है, इमरजेंट एंगल या I2, ई या I2। अब अगर I2 है तो फिर ये इंसिडेंट रे है, तो फिर ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, मतलब ये बीच में जो रे है ये हमेशा रिफ्रैक्टेड रे ही कही जाएगी, चाहे रे यहां से आए चाहे रे यहां से आए। तो ये फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो इसको हम R2 बोलते हैं। तो R2 इज सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक। चलो तो ये हो गया R2। अब थोड़ा ध्यान दो, इस सरफेस पर, सेकंड वाले सरफेस पर डेविएशन चाहिए था, तो ये देखो ये रे आ रही थी, ये गई, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है लेकिन गई ऐसे, तो फिर ये हुआ डेविएशन डेल टू। और आप देख सकते हैं, देखो ये पूरा है ई और ये है R2, तो ये वाला R2 होगा और ई में से R2 चला जाएगा तो बचेगा डेल टू, तो डेल टू इक्वल होता है ई माइनस R2। चलो बहुत बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया। अब डेल टू हो गया, अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इसको बढ़ा दूं पीछे, तो फिर ये डेल टू है तो ये भी डेल टू होगा। अब इस सरफेस पे डेविएशन हुआ डेल वन और इस सरफेस पे डेविएशन हुआ डेल टू, टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन ऐसे निकालेंगे देखो, और इंसिडेंट रे ये जा रही है और ये जा रही फाइनल रे, देखो फाइनल रे ये जा रही है, तो टोटल डेविएशन क्या होगा? ये होगा, इसको हम बोलेंगे डेल। तो डेल इज इक्वल टू, देखो दिख भी रहा है, डेल वन प्लस डेल टू। तो टोटल डेविएशन डेल इक्वल हो जाएगा डेल वन प्लस डेल टू, और ये डेल हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ दो तो I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब ये सबको याद होनी चाहिए चीजें, ये सब बहुत बेसिक है। अब क्या होता है, हमेशा एक रूल होता है, एक फॉर्मूला हमेशा डेराइव कर चुके हैं अपन लोग सब, A बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2, ये तो हमेशा ही होता है, तो इसको इसमें डाल दो, तो ये डेल बराबर क्या हो जाएगा? I प्लस ई माइनस ए। भी फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब थोड़ा और ध्यान दो, एक्चुअली में जो डेविएशन एंगल है डेल, ये डिपेंड करता है आई पे, ठीक। तो कैसे डिपेंड करता है ये मैं बता रहा हूँ, डिपेंडेंस ऑफ डेल ऑन आई, इसको बोलते हैं डेल आई ग्राफ, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेल आई ग्राफ में
मैंने बनाया इसका ग्राफ, ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकल करके इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पे ले लिया डेल और यहाँ पे ले लिया आई। तो ग्राफ जो हमें मिलता है ऐसा मिलता है, अलग अलग वैल्यूज आई के लिए अलग अलग डेल मिलेगा। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला जो वैल्यू है डेल का, ये मिनिमम है, इसको बोलते हैं डेल मिनिमम, मिनिमम डेविएशन। और इस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है। ओके, एक ही वैल्यू है, आई की एक ही वैल्यू। अब जरा इसको देखो, ये और ये, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पर डेल तो सेम है, डेल तो सेम है, लेकिन इस पॉइंट के लिए आई की वैल्यू ये है और इस पॉइंट के लिए आई की वैल्यू यहाँ से इतनी है। तो एक्चुअली में ये है क्या? अच्छा अब एक बात बताओ, मतलब दोनों आई पे, यहाँ पे I1 बोल देते हैं और यहाँ पे I2 बोल देते हैं, दोनों I1 I2 दोनों पर डेल सेम है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से रे गई तो देखो ये इंसिडेंट रे, ये गई, और ये फाइनल रे, तो ये डेविएशन हुआ। अब अगर मैं यहाँ से भेज देता तो क्या होता? कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ से रे जाती तो ये इंसिडेंट रे और फाइनली ये इमरजेंट रे, तो इसको पीछे बढ़ाते तो यहाँ डेल बन जाता। क्या फर्क ऑपोजिट एंगल है ना? कुछ नहीं, सेम है। मैं ये तो समझो, मतलब ये है कि डेल की जो वैल्यू है एक ही है, लेकिन आई की दो वैल्यू कौन सी है? वो तो एक है आई और एक है और आई एक है ई। और एक है ई, समझे? तो ये I1 अगर है तो ये I2 क्या है? ई है। ई, ये समझ में हमें आना चाहिए। तो अगर मैं डेल की जगह पे, अगर मैं डेल की जगह पे डेल एम लिख दूं, मतलब मिनिमम डेविएशन लिख दूं, तो फिर आई और ई क्या हो जाएंगे? सेम। सेम। इसीलिए तो आई की एक वैल्यू है, यहाँ आई और ये अलग अलग है। तो डेल, इफ डेल इक्वल डेल एम देन आई इक्वल ई, समझ गए? देन बोलो डेल की जगह पे डेल एम आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2i माइनस ए। ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। अब थोड़ा सा और ध्यान दो बेटा, आई और ई अगर बराबर हैं तो फिर ये आर और ये आर बराबर नहीं होगा, R1 R2, स्नेल्स लॉ, तो ये दोनों तो बराबर होंगे स्नेल्स लॉ से। तो R1 और R2 अगर बराबर हैं, अब देखो ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। ये R1 हो गया, अब देखना R1 ये हो गया। तो चलो यहाँ देखो डेल 1 और डेल 2 में क्या होगा? ऑल्सो बताओ भैया, इक्वल हो जाएगा। बराबर डेल 2 नहीं हो जाएगा? अरे I1 और E बराबर हो गए, R1 और R2 बराबर हो गए, तो डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर I माइनस R। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अब सोचो ये डेल 1 डेल 2 बराबर हो गए, तो ये पूरा एंगल और R1 R2 बराबर है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी बराबर होंगे। सही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो। अब हाँ सर। ये प्रिज्म का बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसा मतलब ऐसे नहीं प्रिज्म ऐसी हो जाए, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसी प्रिज्म होनी चाहिए। आइसोसेलेस प्रिज्म हम बोल सकते हैं, मतलब ये साइड और ये साइड सेम हो और ये बेस बिल्कुल क्लियर हो, ठीक। तब क्या होगा? ये डेल 1 और डेल 2 बराबर हो जाएंगे और तब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस बेस ऑफ प्रिज्म के क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल। ये बात जरूर ध्यान रखना। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब मैं याद रखूंगा कि मिनिमम डेविएशन कब होता है? मिनिमम डेविएशन जब होता है तब आई और ई बराबर होते हैं, R1 R2 बराबर होते हैं। डेल 1 मतलब टोटल डेविएशन जो डेल होता है, डेल 1 प्लस डेल 2, वो आधा आधा हो जाता है, आधा इस पे बढ़ जाता है, आधा इस पे बढ़ जाता है। बोलो समझ गए? डेविएशन इक्वल आता है दोनों सरफेसेस पर, ठीक है। हाँ सर। तभी डेविएशन मिनिमम होता है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी सीख लिया हमने। अब म्यू बराबर क्या होता है? सबसे बेसिक फॉर्मूला यार, साइन होल बाई 2 अपॉन एम साइन बाई ए टू बाई 2। अपॉन साइन ए बाई 2, ये तो सबको ही पता है कि नहीं है? हाँ सर। चलो फॉर थिन प्रिज्म, बोलो थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है? डेल डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू माइनस 1 ये इंटू सबको ए। याद होना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक बात है। चलो ये भी सही हो गया। अब आगे देखो, ये बताओ एक प्रिज्म है हमारे पास, ये एक रे आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हम चाहते हैं कि ये रे यहाँ जाए,
लेकिन यहाँ कभी ना जाए, मतलब नेवर इमरजेंस, नेवर क्रिटिकल एंगल इमरजेंस। तो बताओ क्या? CIM ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये प्रिज्म एंगल ए है। बताओ क्या कंडीशन? TIR अच्छा एक और म्यू फॉर्मूला साइन बता R2 दो इज बेटा, इक्वल म्यू टू बराबर क्या होता है? अरे ये क्रिटिकल एंगल 1/sin सी नहीं पता फॉर्मूला? म्यू बराबर 1/sin सी। पता है सर। Yes चलो sir. अब बताओ क्या कंडीशन। मैं चाहता हूं कि वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ऑफ, मतलब कोई भी रे भेजो आप, एक भी रे यहां से कभी बाहर ना निकले, नेवर इमरजेंस। तो मैं ये बोलूंगा कि जिस रे के लिए, देखो ये जो रे है, अगर इस रे के लिए R2 की वैल्यू किससे ज्यादा है? क्रिटिकल एंगल R2 की मिनिमम वैल्यू भी C से ज्यादा है। R2 की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे नहीं निकलेगा। इमरजेंट। लेकिन ये बात तो सिर्फ उस रे के लिए है जिसके लिए R2 की वैल्यू C से बड़ी होगी। जिसके लिए R2 की वैल्यू C से बड़ी नहीं होगी वो तो निकल जाएगी ना। हाँ हाँ हमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए कि R2 की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो भी किससे बड़ी हो? क्रिटिकल एंगल्स। क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल तो एंगल। सारे R2 की अंदर से सबसे निकल जाएंगे। R2 की सबसे छोटी वैल्यू, इसका मतलब R1 की सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि R1 प्लस R2 बराबर कांस्टेंट ए। तो R2 की सबसे छोटी वैल्यू तो R1 की सबसे बड़ी वैल्यू। अब बताओ R1 की वैल्यू सबसे बड़ी कब होगी? जब I सबसे बड़ा होगा। स्नेल्स लॉ हाँ का रेशियो कांस्टेंट होता है, मतलब R1 बड़ा तो I बड़ा। अब I मैक्स कितना हो सकता है? 90। 9 तो I मैक्स अगर 90 हो जाए तो फिर R1 भी C के बराबर नहीं हो जाएगा? सोचो, हाँ हाँ 90 बन जाएगा तो ये तो C बन जाएगा। तो मतलब R1 बराबर क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है, दोनों को जोड़ दो तो R1 प्लस R2 अब बराबर है और ये ग्रेटर है तो ग्रेटर देन ही आएगा C से। R1 प्लस R2 क्या होता है? ए टू, ए। ये होता है A, ये 2C आएगा ना बेटा। तो A ग्रेटर देन 2C, दिस इज द कंडीशन फॉर नेवर इमरजेंस। क्लियर है? अब इसी में थोड़ा और ध्यान दो, इसी में C की जगह पे लिख दो, मतलब C लेस देन A/2। सही है बेटा? हाँ सर। साइन लगा दो इस तरफ, तो ये हो जाएगा साइन C और यहाँ हो जाएगा साइन, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, साइन C लेस देन साइन A/2। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, साइन C की जगह पे क्या लिख दें? 1/μ। 1/μ, तो 1/μ लेस देन साइन A/2, या फिर म्यू ग्रेटर देन आएगा लेस देन आएगा? ग्रेटर। कॉसेक A/2। सही है? हाँ हाँ सर। सर। तो ये फाइन, ये सब एक ही जैसे एक ही बात है, लिखने का तरीका बस बदल रहा था मैं। अब देखो आगे, मैं चाहता हूं कि ये जो प्रिज्म है इससे कोई भी रे आए हमेशा इमरजेंस हो। ये नॉर्मल, ये रे आई, ये आई कुछ भी हो, यहां से जो रे ये वाली है ये हमेशा यहां निकले, ऑलवेज इमरजेंस। अब बताओ कंडीशन। R2 हमेशा C से बड़ा होना चाहिए। हाँ R2 की मैक्सिमम वैल्यू भी लेस देन होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। हाँ सॉरी, छोटी होनी चाहिए हमेशा। तो R2 लेस देन C। अब ये गलत, पूरा 100% सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। हाँ मैक्सिमम R2 की सबसे बड़ी वैल्यू भी C, बड़ी। R2 की सबसे बड़ी वैल्यू भी, C से छोटी होनी चाहिए। तो R2 की सबसे बड़ी मतलब R1 की सबसे छोटी, R1 सबसे छोटी मतलब I सबसे छोटा, I सबसे छोटा हो सकता है 0, मतलब फॉर नो 0 इंसिडेंस। तो I अगर 0 हो गया तो R1 भी क्या होगा? 0। 0 ही होगा, इन्हें जोड़ दो तो R1 प्लस R2 लेस देन C, मतलब A लेस देन C। ये कंडीशन है, इसमें साइन आइन लगा दो तो फिर दूसरी वो वाली बन जाती। समझ गए ना? म्यू आ जाएगा। हाँ सर। चलो भैया आगे देखो। अब ये तो हो गई थ्योरी, अब पढ़ो क्वेश्चन। देखो जरा सब लोग, पहला क्वेश्चन क्या है? पहली क्वेश्चन
सो जे 1.59 ये हो चुका है, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ अगली देखो, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंसी, तब R2 इक्वल टू C हो जाएगा ना। हाँ कंडीशन, सर ग्रेजिंग मतलब वही ना कि वो टच होके जा रहा है, क्रिटिकल एंगल। हाँ R90, हाँ क्रिटिकल एंगल पे, बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये हमने रे भेज दी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये चली गई रे। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये रे जो है ग्रेज करती हुई जानी चाहिए, मतलब ऐसे जानी चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ई तो हो गया 90 डिग्री, और ये हो जाएगा R2 कितना, C। ये हो गया R1। चलो अब बताओ फाइनली क्या कंडीशन बनेगी। ए बराबर क्या होता है, R1 प्लस R1 plus R2 बट R2 कितना होना चाहिए, C। तो फिर ए बराबर, तो फिर इससे R1 बराबर, ध्यान से सुनते जाना, पूरा प्रोसेस ये बहुत बार यूज करना पड़ेगा। ये हो गया। अब तुम ये बताओ हमें चाहिए क्या है, हमें आई चाहिए एक्चुअली में, वी वांट टू फाइंड आई। चलो तो यहाँ इस सरफेस पे क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ है कि नहीं, स्नेल्स लॉ। हाँ हाँ सर। एट ए बी। तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन, म्यू इंटू साइन आर, लेकिन R1 की जगह पे क्या है, ए माइनस सी। ए माइनस सी। अब देखो तो, हाँ इसका फॉर्मूला लगा दो अब, साइन ए माइनस सी का। तो देखो यहाँ पे साइन आई बराबर हो जाएगा म्यू, बाहर रहने दो, अंदर हो जाएगा साइन साइन ए कॉस सी, कॉस सी माइनस कॉस ए, कौन से साइन सी, साइन सी को हटाओ, साइन सी 1 बाय म्यू। साइन सी इक्वल 1 बाय म्यू। तो फिर कॉस सी इक्वल अंडर रूट कितना आएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस अपॉन 1 में बाय म्यू। रख दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए कि नहीं सब लोग इतना, साइन यस हाँ सर। सर। कॉस हाँ सी भी सर। डाल दो और साइन सी भी डाल दो, दोनों ये वैल्यूज लिखी हैं। ओके हाँ सर। चलो आगे बढ़ाओ। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, भैया बताओ मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन फॉर, बड़ा सिंपल है यार, डेविएशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। आई प्लस ई माइनस ए। तो हम जानते हैं डेल बराबर होता है आई प्लस ई माइनस ए। तो फॉर डेल मैक्स दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90। 90। मतलब ये आई को जो ऐसा कर दो, समझ गए, ऐसा होगा, तब फिर R1 क्या हो जाएगा, C। तो यहाँ रख दो, तो डेल की जगह पे डेल मैक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आई की जगह पे, बोलो आई की जगह पे 90 डिग्री प्लस ई और माइनस ए। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। बस ये है, ध्यान रखना, जब आई मैक्स होता है तब डेल मैक्स होता है। चलो अब आगे बढ़ाओ। देखो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, बेटा अभी मैं पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। देखो यहाँ पे इफ डेल इक्वल डेल एम, तब ये सब होता है, ग्राफ में भी बता दिया मैंने सब पूरा, तो वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखो तो मैक्सिमम डेविएशन में ई मैक्स क्यों हो सकता? ई मैक्स नहीं, ई थोड़े तुम्हारे ऊपर थोड़े डिपेंड करेगा ई, तुम तो इसको चेंज हाँ कर सकते हो ना। आई आई पूछ रहा है, वो आई को क्या करना चाहिए, तो आई को तो हमें मैक्स कर देना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये फॉर्मूले से ही दिख रहा है हमें। अब ई जो भी हो वो निकालना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे स्नेल्सो लगाओ, फिर R2 निकालो, फिर यहाँ स्नेल्सो लगाओ, समझे ना। हाँ से समझे। हाँ अब बताओ आगे।
सर आपने वो कंडीशन एग्जाम इलस्ट्रेशन है 1.61, ये पूरा सॉल्व करके बताओ मुझे। लोग करना ध्यान से, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया है, मतलब ए तो हो गया 90 डिग्री। सर पहले इसका साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 है क्या? हाँ सर। पहले का क्या है, बोलो फिर से। थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस। हाँ, फर्स्ट का आंसर है म्यू बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो साइन थीटा 1 निकाल के देख लो इससे। सही है ना? हाँ सर। ओके, बिल्कुल क्लियर है। चलो भैया, ये कैसे आया? बताओ भैया। थीटा 1, यहाँ देखो ये थीटा 1 है, स्नेल्स लॉ। थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, ये थीटा 4 है। सर थीटा 4 नहीं होता। थीटा 1 के फॉर्म में क्या बताओ? थीटा 1 बताओ म्यू के फॉर्म में, है ना? हाँ सर। म्यू बताओ थीटा 1 के फॉर्म में। हाँ, चलो बताओ अब। अच्छा, ये वाली जो है मैंने थीटा दिखाई। 3 सर थीटा 3 सी है। हाँ, और फिर स्नेल लॉ लगाओ। खत्म हो गया क्वेश्चन यार। देखो ये रे ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन गया, ये ई बराबर तो हो गया सी के बराबर, और सी बराबर साइन इनवर्स म्यू लगा दो, बस खत्म। है कि नहीं? स्नेल्स लॉ लगा दो। हाँ सर। बोलो भाई, सही है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो सबने कर लिया ये कि मैं बता दूं? अभी भी बता दो ध्यान से। पहले हो गया। देखो, ये साइन सी इक्वल हो गया 1/म्यू, इतना तो क्लियर है। अब सी क्या है? ये थीटा 2 तो है, ए थीटा 3। थीटा 3 तो है। अब थीटा 2 और थीटा 1, तो यहाँ पे तुम्हें देखो म्यू पूछ रहा है वो थीटा 1 के फॉर्म में, तो तुम क्या करोगे अब? सबसे पहले थीटा 2 प्लस थीटा स्नेल्स लॉ। बराबर कितना? ए। ए मतलब π/2। सही है? इससे तुम थीटा 2 की वैल्यू निकालो, π/2 माइनस थीटा 3। क्लियर है इतना? यस सर। अब इस पे हाँ सर। लगाओ स्नेल्स लॉ, तो यहाँ लगेगा 1 इंटू साइन थीटा 1 बराबर म्यू इंटू साइन थीटा 2। सही है? और थीटा 2 हाँ सर। पे डालो
ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 minus theta 3. और थीटा 3 कितना है, c है, तो यहाँ से साइन थीटा 3 की वैल्यू आ जाएगी, सब आ जाएगा। तो देखो ये साइन थीटा 1 इक्वल म्यू साइन थीटा 2, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा 3, तो इससे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 3, है ना, हाँ हाँ सर। थीटा इक्वल म्यू कॉस थीटा 3, थीटा 3 मतलब c या थीटा 3 लिख दो, एक ही बात है। अब यहाँ देखो साइन थीटा 3 ये है, तो कॉस थीटा 3 तो आ ही जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल, हाँ और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू। तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू, ये म्यू से म्यू गया, देखो आ गया ये, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। हाँ समझ में आई बात, ये थीटा बने। चलो आगे देखो इसी का, और बी पार्ट, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 इज 1। हाँ कितना सिंपल है, बताओ बताओ भैया, इसकी म्यू की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, बताओ √2 क्या है म्यू बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 की मैक्सिमम वैल्यू रूट 2। 1, तो √2 हो जाएगा, मतलब म्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो है इट कैन नॉट एक्सीड √2। बोलो बात समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कर लोगे, बहुत सरल है, अब आगे बढ़ाओ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर बोलोगे क्या? 1.63 क्वेश्चन है, 1.63 इसके बाद ठीक है, 1.63 कर लोगे आई थिंक। देखो करो इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है वो समझो इसको। कह रहा है कि ये एक पेपर है, यहाँ जमीन पे, यहाँ जमीन थी, जमीन पे क्या रखा था, क्या था ये, सर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना इसमें। हाँ पहले ये बताओ ये क्या है, पेपर था, पेपर पे कुछ लिखा हुआ था। अरे यार समझो ना, टेबल डली हुई है, टेबल के ऊपर एक पेपर बिछा हुआ है, और पेपर हाँ पर हमने एक कांच का ऐसा स्लैब रख दिया, ये है कांच का स्लैब। अब हम रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से देख रहे हैं हम ऐसे, तो यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा, तुम्हें ये दिखेगा जो पेपर पे लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वर्टिकल वॉल से देखते हैं हम, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, तो कह रहा है कि यहाँ से देखने पर, यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है, एक लेटर है एल, एल लिखा ऐसे, अरे पेपर पे एल लिखा था, तो हम कह रहा है कि वो एल, हम चाहते हैं कि हमें एल दिख जाए, और यहाँ से झांक रहा है ऐसे ऐसे, एल दिख रहा है, एल ही नहीं दिख रहा। तो कह रहा है कि यहाँ पे म्यू जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, समझो पहले एल लेटर दिखेगा कैसे, यहाँ से एक रे आएगी, फिर यहाँ पे तुम, ये कांच है पूरा, क्या है ये, ग्लास स्लैब है, तो यहाँ से एक रे लेटर से, फिर नॉर्मल बनाया हमने एंगल। अब ये क्या हो जाए यहाँ पे, PIR इंटरनल रिफ्लेक्शन। PIR हो जाए, समझे कि नहीं, और ये क्या हाँ PIR। अब सुनो ध्यान से, ये वाली रे कभी भी यहाँ ना जा पाए, है ना, हमेशा हाँ। यहीं हाँ रहे। अब तुम ऐसा सोचो, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ से एक लाइन खींच लो ऐसी, देखना देखना, ये लाइन खींच ली। अब जरा इस वाले पार्ट को देखो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, मतलब ये वाला, ये एक प्रिज्म नहीं हो गया, हाँ जिसका ये क्या है, समझ में आ रही कि नहीं, देखो बिल्कुल, अरे इतने, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, देखो मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ इसको, ऐसे हाँ सर समझ गया। है, ये वाला, सर ये लेकिन रेक्टेंगुलर है ना थोड़ा, तो साइड्स अलग अलग लेंथ के हो गए प्रिज्म के, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। तो प्रिज्म बिल्कुल सेम टू यार, ये ऊपर वाला ये पार्ट या ये वाला पार्ट प्रिज्म नहीं होता। नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोला। हाँ अच्छा, तो बताओ फिर ये ए है, और वो कह रहा है कि यहाँ से किसी भी एंगल पे देखो, ये किसी भी एंगल पे क्या आए, रे आए, हमेशा नेवर इमरजेंस होना चाहिए। तो बताओ नेवर इमरजेंस की कंडीशन क्या है,
a greater than 2c. Sin a by 2 is greater than sin c. यही है कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. तो पूछा क्या है उसने कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तो a ग्रेटर देन 2c मतलब c तब a बाई 2 ग्रेटर देन c, a बाई 2 साइन ले लो दोनों साइड, बताओ क्या होगा? 45. Sin 45 greater than sin c. कॉसेक ले लो. sin c 1 by Sin mu. ले लो, इजी जाएगा. सर वो sin c 1 by mu हो जाएगा ना? कॉसेक से सीधा म्यू नहीं हो गया? हाँ ठीक है. तो म्यू लेस देन Root 2. कॉसेक a बाई 2, मतलब म्यू लेस देन कॉसेक a बाई 2. a बाई 2 कितना है? 45. तो कॉसेक 45 क्या होता है? √2. बोलो भाई, बात समझ में आई? सर यहाँ ग्रेटर देन आए हैं. एक मिनट. कॉसेक a बाई 2 ग्रेटर देन, सर cosec में ऐसे नहीं ले सकते. नहीं ले सकते? फिर cosec इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है ना, 0 से 90 उसके आगे. छोड़ो तो फिर साइन. cosec डिक्रीज होता है ना, तो उल्टे साइन हो जाएगा पीछे. ठीक है ठीक है. अच्छा. हाँ. एक मिनट. सर साइन लेके इधर उधर किया तो हो जाता है √2. हाँ सर. म्यू ग्रेटर देन a √2. बाई 2 ग्रेटर देन साइन c, तो a बाई 2 ग्रेटर देन 1 बाय म्यू, तो म्यू ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन a बाई 2, 45. मतलब म्यू ग्रेटर देन ये √2 हो जाएगा. ठीक है. हाँ. चलो अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन मैं उसमें सॉल्व है, लेकिन तुम लोग सॉल्यूशन मत देखना, अपने मन से करो बढ़िया तरीके से. 1.65. सब लोग करो इसको सॉल्व. सर डेल्टा मैक्स 120 आ रहा है. नहीं नहीं कुछ नहीं, 1 मिनट. Sir, I minimum 30 degree आ गया. आई मिनिमम 30 degree. 30 डिग्री. हाँ. सही है. देख लो अब आंसर देख लो अपना, उसी में सॉल्व है, और सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है. सर हम्म. सर ऐसे हाँ सर 30 आया.
अपन सीधा बेसिक से करें कि मतलब R1 + R2 = 60 A मतलब, हम्म तो सर उससे साइन R2 निकाला तो √3/7 आया, हम्म और फिर R2 + R1 से अपन R1 आ जाएगा ना, हम्म और फिर उससे I आ गया, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा है सर थोड़ा। फॉर अप देखो हम बता रहे हैं फॉर अ प्रिज्म ए इक्वल कितना है 60 डिग्री है। सर मैक्सिमम डेविएशन 30 आ रहा है। डेल मैक्स नहीं है 60 डिग्री है। चलो देखो मैं बता देता हूँ। अच्छा फॉर अ प्रिज्म ए इक्वल कितना है 60 डिग्री हो गया। म्यू की वैल्यू क्या है √7/3 ये है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस। ओके ठीक है मिनिमम ठीक है, मतलब यहाँ इस सरफेस से बेटा हमें रिफ्लेक्ट कराना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो सब देखते हैं। सर 60 आया। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, आई की ये वैल्यू ले ली। अच्छा ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, आई की एक वैल्यू होगी तो यहाँ आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे R1 मिल जाएगा, और ये R2 भी हमें पता है। चलो अब ये बताओ, अगर मैं आई को बढ़ा दूं तो क्या होगा, R1 बढ़ेगा तो R2 का क्या होगा, घटेगा। कम होगा, हाँ। ठीक है R2 घटेगा तो मतलब C से कम होने के चांसेस हैं इसके, है ना। हाँ तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाए बस, तो रिफ्रैक्ट होने के मिनिमम पॉसिबिलिटी तो ये है बस, है कि नहीं। हाँ इसके पहले तो यहाँ रिफ्रैक्ट हो ही रही थी, लेकिन रिफ्रैक्ट कराते कराते यहाँ तक ले आए, अभी भी देखो रिफ्रैक्शन ही हो रहा है ये। लेकिन इससे ज्यादा अगर तुमने R2 कर दिया तो फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सही है। हाँ अच्छा मतलब हाँ R2 सर। क्या नहीं कर सकते, इस वैल्यू से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। R2 को इस C से ज्यादा नहीं कर सकते, R2 एक्चुअली में C रहेगा। तो R2 मैक्स ज्यादा से ज्यादा C हो सकता है, R2 नहीं, R2 कम से कम क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, जी। हम्म। कम से हाँ कम, है ना। हम्म हाँ हाँ सर। सर। R2 कम से कम C होना चाहिए, मतलब R1 ज्यादा होगा। R1 R2 की मिनिमम वैल्यू आ गई यहाँ पे C, अगर मैं R2 को C ले लूं तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ R2, सही है ना। हाँ सर। अच्छा लेकिन R2 की वैल्यू ये मिनिमम तो है, अगर इससे कम हुआ R2 तो फिर, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और इससे ज्यादा हुआ तो बाहर निकलेगी रे। नहीं, इससे ज्यादा हुआ तो यहाँ आ जाएगी। सर R2 की मैक्सिमम वैल्यू C से छोटी होनी तो R2 की जो नहीं C के बराबर ही कर दो, हाँ या C से बड़ी कर दो, तो R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दो, बोलो। R2 की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या सी से करना छोटी। है, ग्रेटर इससे देन और बड़ी। इक्वल टू C, ये है। हम्म। अब ये R1 ये सोचो मैक्सिमम है तो ये फिर क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम, तो फिर ये क्या होगा, मिनिमम। आई भी मिनिमम होगा। तो अब इसको सॉल्व कर दो, खत्म क्वेश्चन। बताओ क्या सर करो। एक बार, मतलब R2 की सर मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए, मतलब मैक्सिमम, तो वो √3/7 होगी ना। R2 की R2 की वैल्यू √3/7, साइन R2 की। हाँ साइन R2 इक्वल साइन C इक्वल 1/, बिल्कुल √3/7 होगा। और फिर सर उसके बाद हम अगर फर्स्ट वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दे, हाँ तो उससे साइन आ जाना चाहिए ना। हाँ आता है। नहीं तो मतलब आता है। R1 की वैल्यू आ जाएगी ना उससे, ए भी दिया है अपन को तो। हाँ क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, करो ना तो सॉल्व। सर उससे आई की वैल्यू सर 30 नहीं आ रही है। आ रही है। मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये म्यू मतलब कुछ गलती करी होगी मैंने। लगा स्नेल्स लॉ, यहाँ पे क्या लगा लिखोगे, तो 1
इंटू साइन आई बराबर म्यू, म्यू कितना है √7/3 इंटू साइन ये R1, R1 की जगह क्या लिख दें बोलो, A माइनस R2 R2 C है, तो साइन आई 60 माइनस √7/3 ये लगा फॉर्मूला, हाँ हाँ आ जाएगी सर, आ जाएगी। cos C माइनस cos A sin C, इससे नहीं आता आंसर। आ जाएगा आ जाएगा। फिर साइन ए हो गया साइन √3/2 साइन ये क्या है cos C होता है साइन C होता है 1/μ, तो ये क्या आएगा √। आ जाएगा सर, अब आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, आ जाएगा साइन आई की वैल्यू। हाँ सर। चलो और बोलो। अब वो कह रहा है इस केस में डेल मैक्स निकालो, मतलब इसी केस में डेल निकालो, तो डेल निकाल लोगे अब। हाँ सर। क्या होता है आई प्लस, आई प्लस ई माइनस ए। +E -A। ठीक है। हाँ अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है प्रिज्म में, और ये एडवांस में आता है, मेंस में नहीं आता ये, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाना, बाद में मैं तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो किसका कॉन्सेप्ट है ये, इमेज फॉर्मेशन बाय थिन प्रिज्म। देखो क्या है कॉन्सेप्ट का नाम, इमेज फॉर्मेशन बाय थिन प्रिज्म। चलो भैया देखो, तो थिन प्रिज्म एक हमने ले ली, ये ले लिया हमने थिन प्रिज्म जिसका ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब देखो एक रे हमने भेजी, ध्यान से सुनना, ये एक रे भेजी, पैरेलली भेज देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये हमने रे भेजी, अब ये बहुत थिन है तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो इसको इमेजिनरी ऐसे आगे बढ़ा लो, एक्सटेंड कर लो कि ऐसे जाएगी, लेकिन ऐसे तो जा नहीं सकती है, इससे तो डेविएशन होता है कि नहीं। डेविएशन कितना, डेल होता है, और क्या डेल का फॉर्मूला μ-1 × A, बस। ए हाँ। अब सुनो, इससे देखो ये सोर्स था, ये था सोर्स, लेकिन अब कोई अगर यहाँ पे होगा तो उसके लिए ये आंख में रह जाएगी, तो वो तो कहेगा कि सोर्स कहाँ है, ऊपर। पीछे बढ़ाओ इसको, एस के प्लेन में यहाँ ये है, तो ये इमेज फॉर्मेशन। अब देखो ये डेल है तो ये वाला भी क्या होगा, डेल। अच्छा डेल। में कोई भी क्वेश्चन हो, हर जगह ये अजम्पशन रहेगा, ध्यान रखना, ये सीधी जो रे जा रही है वो यहाँ गई, इसमें थोड़ा सा अजम्पशन होता है, बहुत नेग्लिजिबल, क्योंकि पतला प्रिज्म में तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये वाई हाइट पे क्या बन गया, उसी एस के प्लेन में इमेज बन गई। इमेज बताओ वाई कितना होगा, तो ये वाली डिस्टेंस हमें दी होती है। अब ये कहाँ से दी है कुछ नहीं बोलेगा, बस प्रिज्म से बोलेगा क्योंकि थिन है, तो ये मान लेते हैं tan डेल्टा एक्स है, तो मैं इसमें tan डेल लगा सकता हूँ, डेल इक्वल डेल y/x बाय एक्स, तो y इक्वल डेल इंटू एक्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो y इक्वल μ-1 × A और इंटू ये डिस्टेंस x। बात समझ में आई है? हाँ सर। ये थिन प्रिज्म का इतना छोटा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो मैं इसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके एक और क्वेश्चन दूंगा अभी तुम्हें, तो पहले यही क्वेश्चन देख लो जो अगला है। कह रहा है कि ये एक प्रिज्म है, बड़ा बना दें हम वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखो तुम्हें कुछ देखना नहीं है, बस तुम तो सिर्फ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो ध्यान रखो और एंगल ध्यान रखो। देखो पूरा एंगल कितना है, ये कितना है सर ये कैसा रखा है प्रिज्म? कैसा भी नहीं रखा, पहले तुम ये बताओ, ये बात समझ गए? समझ गया सर। एक मिनट देखो, अभी हाल तुम समझोगे और समझोगे। ये अल्फा एंगल दिया है तुम्हें, ये एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है। और ये क्या है, देखो अब ये दो बाई प्रिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बाई प्रिज्म। तो एक प्रिज्म तो ये ऊपर हो गई और एक प्रिज्म ये नीचे हो गई, समझ में आई? जिसका ये एंगल कितना होगा, अब देखो ये अल्फा है,
और देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, अ थिन बाई प्रिज्म, बाई प्रिज्म मतलब ये और ये एंगल इक्वल है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ए हो जाएगा ना। आया तो ये बचेगा 180 माइनस हम्म 180 1 माइनस 8 minus अल्फा alpha बाई by टू, 2. 90 माइनस अल्फा बाई टू बचेगा। हम्म ये बात समझ गए? हाँ सर। ये है हमारा ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसे ये वाला भी प्रिज्म है, बस उल्टा रखा हुआ है, ये इसमें भी ए है कितना, बोलो भाई, वन सही है? डिग्री आता है सर, ये हैं? 1 डिग्री आता है। हाँ, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है? अच्छा 178 दिया गया है, तो एक हाँ कितनी आ जाएगी? 1 डिग्री। ये सर ये प्रिज्म कैसा रखा गया है दोनों, इमेजिन नहीं हो रहा है। तुम इमेजिन कर ही नहीं पाते। ये क्वेश्चन, ये नीचे वाली प्रिज्म ना देखो, ये नीचे वाली प्रिज्म मत देखो, इसको देखो बस, ये इसको देखो, ये प्रिज्म है कि नहीं है एक? हाँ बस इसका ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये देखो, अब ऊपर वाली नहीं देखना, अब नीचे वाली देखो। तुम दो एक साथ देखते हो ना, इसलिए तुम्हें इमेजिन नहीं हो पाता। ऊपर इसको देखो, इसको एक जब ऊपर वाले को देख रहे हो इसको, तो नीचे मत देखो। यहाँ पे फील हुआ एक प्रिज्म है या ये वाली? हाँ अब ऊपर वाले इसको मत देखो, ये देखो, ये एक प्रिज्म है, बोलो। हाँ हाँ हो गया। बस हो गई दो प्रिज्म। अब इमेज, वो इमेज फॉर्मेशन करो। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा तुम्हें वही करना है जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। क्या? एक रे ये गई, जा ऐसी रही खूब, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखना ध्यान से, ये गई और क्या करो, ऐसे चली जाएगी ये, तो पीछे बढ़ा दो, यहाँ इमेज बन गई। कौन सी? S1। किस प्रिज्म ने बनाई? ऊपर वाली प्रिज्म ने, इसने। अब बेटा ये डेविएशन एंगल कितना होगा? डेविएशन एंगल कितना होगा? अब ये Delta. थोड़ा सा, अब देखो मैंने डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दिया है बस, और कुछ नहीं है, बाकी हर चीज ऐसी ही है। आप इस वाली रे को जो भेजी है ना तुमने, जे भी बिल्कुल ऐसे ही भेजो, ऐसे ही भेजो, और इमेजिन करो कि वही बिल्कुल यही डायग्राम है। समझे ना? यस सर। तो बताओ सीधा y की वैल्यू कितनी आएगी? डेल इंटू, और ये डिस्टेंस देखो दी गई है उसमें, क्या है? L है, 3 सेंटीमीटर। L है ना? हाँ सर। हाँ सर। 20 centimeter. ये डिस्टेंस L है, बाद में देखेंगे। तो बताओ ये y1 कितना होगा? डेल इंटू ए। डेल इंटू एक्स। तो y1 बराबर डेल इंटू एक्स है, तो डेल की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू एक्स, और म्यू की वैल्यू बता बेटा, 1 माइनस 1, तो मतलब 0.6 इंटू ए कितना है? 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री नहीं लिख सकते आप, 1 इंटू पाई बाय 180. और इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी? 20 by 100. 20/100, ये आएगा आंसर। और हाँ, ये आएगा आंसर तुम्हारा, और मीटर में आ जाएगा उतना ही। Into 2 भी करना पड़ेगा ना? ऐसा ही एक इमेज नीचे बनेगी क्या? Into 2 भी करना पड़ेगा ना? हाँ, इंटू टू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये S1 है और ये S2, तो y1 निकाला है, उतना ही y2 आएगा, तो सीधा है y निकाला, इसमें इंटू टू कर दो। करो, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, समझ गए? यस सर। चलो अच्छा, अब एक क्वेश्चन दूं इसका, अच्छा सा बढ़िया सा खतरनाक वाला। हाँ सर. तो एक क्वेश्चन है, एडवांस के लिए ही है ये, मैं भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर जो 4 से लेके 8 तक के क्वेश्चन है और एग्जाम्पल 1.9 है, तो हम लोग घर पे कर ले क्या? कर सकते हो, सर उसके एक बार आप बस आंसर की भेज देना उसकी। ठीक है।
चलो देखो क्वेश्चन आ गया ग्रुप में। बता भैया 376 हो पाएगा? हाँ सर हो गया। सर 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना आंसर? 2 y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और एक x कोऑर्डिनेट आ रहा है। एक मिनट रुकना। Find the coordinates of image formed assuming position of source as origin.
and optical axis of lens and as axis is also state whether the for virtual तो x कोऑर्डिनेट 22.5 सेंटीमीटर है हाँ और y कोऑर्डिनेट वो coordinates of two images of the point sources are जो तुमने v निकाला है 22.5 आया ना हाँ सर माइनस का 22.5 हाँ हाँ तो आंसर इसमें दिया है 60 वो सही है तुम्हारा वो तुमने लेंस से निकाला डिस्टेंस है ना हाँ सर तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है वो तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 67.5 सेंटीमीटर कॉमा 0.5 सेंटीमीटर और दूसरा आएगा 67.5 सेंटीमीटर कॉमा 0.325 सेंटीमीटर वो लेंस से भी देखना पड़ेगा ना। हाँ सर 1 मिनट रुक जाओ बस ठीक है तुम एक काम करो बेटा सुनो कुछ मत करो पहले ऊपर नीचे वाला प्रिज्म भूल जाओ छोड़ दो नीचे वाला प्रिज्म जो N2 वाला है ना उसको मत करो हाँ सर बहुत वही कर रहे हैं। टेक्निकल हो जाएगा तुम उसको मत करो सिर्फ ऊपर एक ही प्रिज्म मान लो ऊपर वाली प्रिज्म है आप बताओ इसी से फाइनल वाले मतलब पूरा N1 एक ही जैसा है बस यही मान लो सर वैसे ही क्या है ना मतलब नीचे वाले को भी वैसे ही मानेंगे ना कि वो एक पूरा है तो एंगल ऑफ तो वही रहेगा ना मानोगे तो वो ठीक है लेकिन तुम हमें पहले सिर्फ N1 वाले का बता दो कितना आएगा वो तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है कितना आएगा सर वो y का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो कैलकुलेशन वो मैंने तुम्हें तो उसको कैलकुलेशन नहीं हो रहा लेकिन मतलब वो आ गया है हाँ वो आ तो जाएगा सर y की वैल्यू 0.63 और 0.42 आई मतलब सिर्फ प्रिज्म के अभी लेंस से बचा है। हाँ हाँ चलो अभी मैं बता देता हूँ इसको देखना सबसे पहले तो ये सोर्स है इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है ठीक है एक्स और ये एक्स एक्सिस है और यहीं पे उसने बोला है कि ये वाई एक्सिस है चलो सबसे पहले तो इसकी इमेज बना लेते हैं कुछ ऊपर बनेगी है ना एस डैश तो इसका वाई निकाल लो पहले तो वाई निकालने की कुछ वो ही नहीं है सीधा सा क्या करना है अपन का तो एक ये रे भेजी देखना एक ये रे भेजी और अब ये पीछे बढ़ाने पे यहाँ से मिलेगी बोलो सही है हाँ सर मतलब कि ये वाली रे पता है कहाँ जाएगी ऐसे जाएगी देखो ऐसे है ना ये गई अब ये बताओ ये इसका जो y है वो कितना है वही डेल क्या इनटू थोड़ा सा 0.63 सर 0.63 आई नहीं 2 सेंटीमीटर आएगा मुझे 0.63 आया सर म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू वो x ना हाँ म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू ये कितना है ए को सर इसके रेडियंस के फॉर्म में लिखा है म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू ये वाली डिस्टेंस लोगे ना कितना है ये 40 45.5 हाँ तो इसमें डेल इंटू एक्स होता है ना y बराबर क्या होता है सर 1.98 आ रही है हाँ तो वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ a इंटू 45.5 सेंटीमीटर बराबर म्यू कितना है 3/2 ऊपर का 0.5 मतलब जीरो ये हो गया 0.5 इंटू ए की वैल्यू 5 और इंटू 5 सही है ना अब ये 5 ऐसे नहीं लिख 5/180 होगा 5/180 करना पड़ेगा हाँ इसकी वैल्यू सर 1.98 आ रही है हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते हो 2 आएगी लगभग 2 आएगा ना अब ये 2 हो गया सोचो तुम ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है अब ये यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये जो लेंस मिलेगा आगे ये जो आगे लेंस मिलेगा एक मिनट रुक जाओ ना
इसकी लेंथ कितनी, फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 44.5 सेंटीमीटर, सही है ना। हाँ तो अब बताओ क्या होगा। पहले प्रिज्म से वो इमेज ये प्रिज्म के लिए क्या करेगा, ये लेंस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये ऐसे जाएगा ना, हाँ तो यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब ये वाली डिस्टेंस बतानी पड़ेगी पहले तुम्हें, बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बता सकते हो, कौन सी वाली? सर बोलो। पूरी लेंगे ना, पूरी तो 90। सर पूरी है तो उतनी क्यों? तो करें क्या इसमें, मतलब सर एस डैश जो आएगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, कॉनकेव लेंस के हाँ लिए। एस डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बिल्कुल वही तो कह रहा तो हूँ। फिर सर 90 तो ये सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा जाएगी, हाँ 90 लेंगे। ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो एक काम करते हैं, V यहाँ पर डिस्टेंस 22.5 हो आ गई ये, जाएगा। तो फॉर कॉनकेव लेंस, चलो बोलो, u बराबर हो जाएगा, ये पूरा जोड़ो कितना आएगा 45 और 90 90 -90 सेंटीमीटर, f दिया है -30 -30 सेंटीमीटर। अब बताओ इसका फाइनल v, वही हमारा सर -45 -22.5 आया। तो v हो गया तुम्हारा -22.5 सेंटीमीटर, सही है ये, हाँ सर। हाँ मतलब यहाँ इमेज बनेगी, नहीं नहीं लेंस से यहाँ इमेज बनेगी, सही है। हाँ हाँ सर। हाँ 22.5 ऊपर, हाँ तो ठीक वो है। तो हाँ वो पूछ रहा था ना, तो ये कोऑर्डिनेट तो ये होगा ना उसका, हाँ x कोऑर्डिनेट 90 -22.5 ये होगा x को, हाँ तो x कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा 90 -22.5, ये आएगा 67 कुछ 0.5 है ना, 67.5। हाँ आंसर दिया उसने, मैंने बोला ही था। और अभी y कोऑर्डिनेट नहीं आया, अब y कोऑर्डिनेट में देखो ये उसका मैग्निफिक, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, सर v निकालने के बाद क्या किया V सर by आपने? U ना। ये समझ में आया इतना, सर हाँ पूरा v भी निकाल लिया, वो भी समझा, उसके बाद क्या किए सर? कुछ नहीं v यहाँ पे बना, मतलब लेंस से, ये लेंस है ना, तो अपन जो v लिखेंगे 22.5 सेंटीमीटर माइनस में, वो लेंस हाँ के यहाँ से लिखोगे ना, ये डिस्टेंस है वो। हाँ अब हाँ। ओरिजिन तो उसने ये बोला है, ओरिजिन तो ये है, तो इस इमेज का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा ओरिजिन से, अच्छा हाँ 90 अब ये देखो -22। इसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, एक्चुअली में ये यहाँ नहीं बनेगी इमेज, ये तो डिस्टेंस है, अभी इसकी हाइट इमेज, भी निकालेंगे। अब ये हाइट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जिसकी हाइट है y, मतलब 2 हम्म। सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, V by U into y आएगा ना सर, वो हाफ आ रहा है। मैग्निफिकेशन। v by u बराबर हाइट V ऑफ by इमेज, U into y हाफ आता तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल v, v इज -22.5 है 20। हाँ अपॉन u, u इज 90, 90 वो भी -90, और इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो ये इमेज भी ऊपर ही 1/4 बनेगी। 1/2। तो 1/2 आता है सर। तो हाँ 0.5 आएगा आंसर इसका, बिल्कुल ठीक है। तो ये इमेज एक्चुअली हाँ यहाँ जाएगी, ठीक, समझ में आई हाँ बात। सर। चलो हाँ ये हो गया खत्म। तो प्रिज्म का इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे, यस सर। सर चलो ऐसा एक और y कोऑर्डिनेट आएगा ना, हैं? नीचे वाले। ऐसे एक और y कोऑर्डिनेट आएगा ना अरे हमने क्या, मैंने नीचे कहा वाले। ना वो तुम्हें नहीं करना है इतना, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं कि तुम एक ही क्वेश्चन में लगे रहो घंटों के हिसाब से, वो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इतना बहुत है, समझ गए ना। हाँ अब तुम नहीं अगर उसमें और, क्योंकि अगर इमेज तुम्हें जस्ट और लिखा है ना श्योर सर, होना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। बस सुन ले, अगर तुम्हें और श्योर होना है तो एक क्वेश्चन और भेजा है मैंने 377, उसका पेज अगले पेज पे है, देख लो, वो और करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सर वो क्वेश्चन में लेकिन ऐसा लिखा था ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस, मतलब ज्यादा है ना, मोर देन वन मानोगे है। नहीं, मतलब हम कह रहे हैं ना तुमसे, तुम्हें एक ही करना है, तुम्हें नहीं करना है दूसरी इमेज फाइंड, ठीक। ओके सर। चलो हाँ अब तुम ये करो, करने को तो हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी भारी वो नहीं है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है।
मैक्सिमम हाँ, एडवांस में भी आएगा ना, अभी तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलो 377 और कर लो एक क्वेश्चन, ओके उससे पूरा पक्का हो जाएगा कि हाँ हम प्रिज्म का ये क्वेश्चन कर लेंगे। सर अभी भेजा क्या आपने? हाँ भेज दिया मैंने, ग्रुप में भेज दिया। वो आधा आधा है क्या, 2 लाइन? 376 के नीचे 377 और अगले पेज पे उसका डायग्राम। हम्म हम्म अब करना इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व, ठीक। प्योर एडवांस का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर कर लिया। सर R30 आ रहा है। देख रहे 24 है क्या यार? चल बता, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 377। 377। हाँ सर R30 आया है। आर की वैल्यू 24 है, हाँ सर। आर की वैल्यू आई -24 सेंटीमीटर। देखा, साइन में बहुत गलती होती है बेटा। अच्छा अब बताओ इसका इमेज का वो कहाँ होगा? हाँ सर, -24 आ रहा है R। क्या सर, इमेज का क्या? वाई कोऑर्डिनेट भी तो पूछा है। क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है।
अब इसमें फिर तुम्हें दिक्कत होगी, तो इस क्वेश्चन सर एक मिनट है। हम बताएं, ये थोड़े से एडवांस से भी है वो क्वेश्चन, इसलिए अब तुम यहीं पे छोड़ सर दो। एक 2 मिनट। ठीक है, करो। सर म्यू थैंक यू 7/4 है। हाँ सर। 1.5 म्यू है 1.5। मैंने वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, बता दिया, बता दिया। देखो हम बता रहे, बताएं। हाँ सर। देखो, आखिरी 1 मिनट, ठीक है बता दो सर। चलो मैं अब बता देता हूँ, जल्दी से बता दें फटाफट। ठीक, देखो है क्या, देखो ये ध्यान रखना कि थिन है बिल्कुल प्रिज्म, नहीं तो तुम सोचो कि प्रिज्म में वहीं पे, वो तो इमेजिनेशन, तुम ये समझ लो कि एक लाइन है ये, बस क्या है ये, एक लाइन। सर 1/4 है क्या म्यू? 1.5 है म्यू, म्यू की वैल्यू आएगी 1.5। चलो सॉल्व कर देते हैं अभी। देखो ये तुम प्रिज्म को एक लाइन की तरह डील करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो तो मैं प्रिज्म को हटा ही देता हूँ, बिल्कुल ही थिन बना देता हूँ। अब ये हो गई प्रिज्म अपनी, ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, तो पहले तो इसकी इमेज कहाँ बनी थी, ऊपर। ये ऊपर, ये तो निकाल लोगे ना यार, अरे बोलो। हाँ सर। बताओ ये कितना ऊपर होगा, ये I1 मान लेते हैं, ठीक। तो ये ऊपर कितना आएगा, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, करते क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, डायग्राम बनाने के लिए ऐसे किया करो, जहां पे तुम्हें इमेज बनानी है वहीं से सामने ऐसे मिला दिया करो, और फिर यहाँ से रे भेज दिया करो, और ऐसे डेविएट करा दिया करो, ठीक। तो ये पीछे देखो बढ़ाने पे यहाँ इमेज बन जाएगी। बोलो क्लियर। हाँ सर। चलो अब ये वाली रे जाएगी कहाँ, देखो सामने क्या है, मिरर है, तो ये रे गई मिरर पे। अब मिरर के लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मिरर इस रे को कहाँ मिलाएगा वो पता करना है हमें। तो ये वाई नॉट देखो पहले कितना आएगा, जल्दी बताओ। वाई नॉट बराबर होगा ये डेल, डेल यही होगा, देखो ये डेल होगा, ये रे ऐसे जा रही है और ऐसे गई, तो ये डेल या फिर ये डेल। तो देखो डेल बराबर, बता भैया, वाई नॉट अपॉन, अब ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो वाई नॉट इक्वल, और डेल बराबर म्यू -1। म्यू कितना था, म्यू नहीं पता ना, तो म्यू -1 इंटू ए कितना है भैया, ये बताओ। 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अपॉन मतलब π/180, तो वाई नॉट बराबर म्यू -1 इंटू π/180 इंटू 15, ये सेंटीमीटर में है। चलो ठीक है, 15 कट जाएगा क्या ये, हाँ 12, ठीक। तो वाई नॉट बराबर क्या आ गया, म्यू -1 इंटू π/12, ये वाई नॉट हो गया। अब ये बताओ ये इमेज कहाँ बनाएगा,
तो बताओ भैया इमेज की डिस्टेंस, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ ये इस वाले पॉइंट के मतलब ये एक ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज मतलब जहां इसकी इमेज डिस्टेंस बनेगी वहीं तो इसकी भी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस तो सेम हाँ ही रहेगी ना, बस हाँ इसकी सर। हाइट ज्यादा या कम हो जाएगी। सीधा हम्म। फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस प्लस 1/f कितना है बेटा इसका f बोलो। निकालना है सर। V पता है सर। r तो निकाल लिया ना तुमने इसका, हाँ। तो F r निकाल लिया तो f नहीं निकाल पाओगे। बी भी पता है, यू भी पता है। r कितना है -24 सेंटीमीटर आया था ना, तो f की वैल्यू r/2 हो जाएगी, तो -12 सर बराबर यही 1 से अपॉन v टू बी निकाला था। फाउंड प्लस 1 अपॉन u कितना है सर 15 ही होगा, ए सॉरी सर 15 बी और ये है, फोकस निकालना है। हाँ ये डिस्टेंस कितनी है ये वाली 50। 30, हाँ मतलब ये भी 15 तो टोटल 30 होगा। तो ये 30 होगा ना, समझ गए। तो 1/b इक्वल, सर हाँ बोलो बेटा। सर बी दिया है, फोकस निकालना है। v कहाँ है, ऊपर दिया है ना सर, ब्रैकेट में दिया एट क्या दिया है अभी एक बार फिर से बोलना जरा। सर कोऑर्डिनेट्स दिए है इमेज के अच्छा 10 ओ सॉरी सेंटीमीटर। सॉरी 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 हाँ सॉरी 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 ध्यान ही नहीं दिया मैंने तो, अरे सॉरी, तो ये u हो गया, हाँ ठीक है ओके, बस अब तो खत्म ही हो गया फिर तो, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर म्यू 1.5 है क्या? हाँ अब देखो, 1.375 आ रहा है। हाँ अब देखो देखते हैं अभी, कोऑर्डिनेट 10 सेंटीमीटर और -24 π/24। बेटा अब एक बात सुनो, ये जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए गए हैं ये फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं। कौन सी इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्चुअली में, फाइन इसमें दो इमेज, मैं सही अभी सही, ये r की वैल्यू -24 आई, r की वैल्यू दी गई थी कि निकाली है अपन ने, सर आर की वैल्यू निकाली है। हाँ निकाली कैसे है तुमने r की वैल्यू पहले ये वो बताओ। जो अभी आपने इक्वेशन लिखी थी ना, एक मिनट रुक जाना, वी और यू दिए है ना सर। v सर V20 है। ये 15 है, एक मिनट रुकना ना, ये 15 दिया है और ये 10 दिया है, माइनस मिरर फॉर्मूला में जो V पुट करेंगे ना वो ठीक है ओके बिल्कुल ठीक है, तो ये r की इसका फोकल लेंथ आ गया ना अपना आप, तो इससे v की वैल्यू हमें दी गई है, एक मिनट रुक जाओ ना, v की वैल्यू हमारी हो गई कितनी -10। माइनस नहीं इसके लिए -20। -20, यहाँ 5 हाँ सेंटीमीटर बनी थी ना इमेज, हाँ ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5, ओके बस ठीक है खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे इमेज बनी थी हमारी ऐसी कुछ, ठीक है, ये मतलब इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनी, I1 को मैं I2 यहाँ बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ I2। चलो अब बताओ ये इमेज पता है कब बनेगी, ये इमेज तब बनेगी जब ये नहीं होगा, प्रिज्म नहीं होगा, समझे, बोलो। अब प्रिज्म अगर होगा तो ये प्रिज्म क्या करेगा, डिफ्रैक्ट। मतलब ऐसे समझो, देखो ये है, ये रे आ रही है, देखो ये आ रही रे, ये आ रही रे, यहाँ गई, लेकिन अब प्रिज्म से ये रे आ रही है तो फिर अब क्या होगा, प्रिज्म तो फिर से इसको और दूर कर देगी ना, हाँ इसमें फिर से डेविएशन प्रोड्यूस करेगी, समझ में आ रही बात क्या नहीं है बेटा। हाँ सर, तो इसमें और प्रिज्म, दूर प्रोड्यूस होगी सर।
प्रिज्म किस तरफ डेविएशन करती है, ऐसे करेगी, यहाँ से रे आ रही, देखो ऐसे समझो, तो दूर कर देगी, यहाँ नीचे कर देगी ऐसे, सही है ना। तो इसके हाँ नीचे यहाँ इमेज बनेगी इसकी। तो अब ये डेल वो निकालो, ये डेविएशन, ये डेल मतलब ये वाली रे आ रही थी तो ये डेल होगा, तो ये डेल कितना आएगा, डेल 1। सर तो फिर जो हमने सर नहीं तो लिखा था माइनस वी बाय म्यू इंटू वाई नॉट कर सकते हैं ना। फिर से वही म्यू माइनस 1 इंटू ए करना पड़ेगा, समझे। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, सर। बोलो सर तो बोलो बोलो बोलो। सर तो फिर अपन ने जो वी की इमेज मानी है, उन्होंने तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट एट ओरिजिन जो दिया है उन्होंने, वो सर रिफ्रैक्शन के बाद दिया है या रिफ्रैक्शन होने मतलब नहीं होगा तब का है बाद वो? बाद उसके बाद बोला है। फाइनल दिया है, सबसे फाइनल, लास्ट, बिल्कुल। सर तो फिर ये सर आप जो निकला है वो मिरर तो फॉर्मूला में सर फिर अपन ने वी यूज कैसे कर लिए वो वाला? हाँ नहीं, वी तो वही रहेगा, सर हाइट चेंज हो सिर्फ V20 लिया है ना। वही रहेगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, बस वाई कोऑर्डिनेट चेंज वाई होगा। कोऑर्डिनेट बदलेगा सिर्फ, बस। क्योंकि प्रिज्म से देखो ना, प्रिज्म से यही तो होता है। प्रिज्म क्या करता है, इस वाले ऑब्जेक्ट की देखो यहाँ पे था, शिफ्ट कर दिया ऊपर, सही है। ऐसे ही फिर देखो इसकी इमेज जो मिरर बनाएगा ये, लेकिन प्रिज्म क्या करेगा, बनाएगा तो यही, लेकिन अच्छा अच्छा। और ऊपर कर देगा इसकी इमेज को, और ऊपर यहाँ कर देगा वो, समझ में आई बात। तो प्रिज्म जो है वो सर एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं लाता, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट लाता है प्रिज्म। सर हाँ बोलो। हम ऐसे कर सकते हैं ना, माइनस वी बाय यू इंटू जो इनिशियल लेंथ था वो इज इक्वल टू इन्होंने जो फाइनल लेंथ दिया है माइनस पाई बाय 24। ये क्या है, मैग्निफिकेशन। इसका, इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने बताया अभी तुम्हें, ये जो रे आ रही है ना, इसमें ये फिर से डेल प्रोड्यूस करेगा, डेविएशन वही जितना पहले आया था, उतना था, जो भी था डेल उतना ही ये फिर प्रोड्यूस करेगा। और उसको तुम्हें लिखना है क्या, म्यू माइनस 1 इंटू म्यू के फॉर्म में लिखना है, और तब तुम्हारा इसको रखना है तुम्हें, ये माइनस पाई बाई 24 सेंटीमीटर, उसको सॉल्व करोगे तब तुम्हें मिलेगा क्या, म्यू। समझ गए। तो अभी देखो इतना क्रिटिकल वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, अपन को क्या करना होता है, सीधा प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए बस। बाकी मैंने आपको बताया है जितने क्वेश्चंस मैंने तुम्हें, ये तो ठीक है हम तुम्हें ऐसे बता रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जैसे कि क्या है, इसके पहले तुमने किया वो निकाला, वो है एडवांस हो या मेंस हो, लेकिन बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं आते कि तुम भाई मैं उसी में बिदे रहो। और ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अच्छा ईमानदारी बताओ कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, मैंने क्या बोला अभी, क्या करना है हमें। सर हाँ सर। मैं प्रिज्म में सिर्फ, प्रिज्म जो है ना वो क्या कर रहा है, सिर्फ इसकी वाई कोऑर्डिनेट को बदल रहा है, वो डेल के अकॉर्डिंग टू, और डेल तुम्हें पता ही चल गया उसका। और डेल ये वाला हाइट प्लस ये वाला हाइट बराबर कर दो क्या, जो दिया है माइनस पाई बाई 24 सेंटीमीटर, और अननोन अपने पास क्या होगा, सिर्फ म्यू। तो म्यू की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ सर। या कहो तो पूरा सॉल्व करें, बोलो। नहीं सर, कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही है इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, करके। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। और वैसे बता। कैलकुलेशन हाँ सर पाई वाई कट जा रहा है, वैसे कैलकुलेशन उतना है नहीं। हाँ पाई कट जाएगा, बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन भी ऐसी बड़ी भारी नहीं है, तो करना है इसको फिर सॉल्व, ठीक है। हाँ सर। बताओ ऑप्टिक्स में और क्या बचा हुआ है, आई थिंक सभी कुछ हो गया। बोलो कुछ डिस्पर्जन। बचा है? क्या डिस्पर्जन। डिस्पर्सन तो यार फॉर्मूला है उसमें, तो बस मेंस में पढ़ाया होगा सर ने तुम्हें, तो हाँ सर। उसमें सिर्फ फॉर्मूला ही तो है डिस्पर्सन का, और क्या है।
हाँ एक सर, बार बता दीजिए ना सर। बता दे रहे हैं। देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बेटा डिस्पर्सन में क्या होता है, ये प्रिज्म है और ये एडवांस का नहीं है, मेंस में आता है सिर्फ, ठीक है। तो ये एक रे आई, वाइट लाइट हमने भेजी, वाइट लाइट मतलब ये मिक्सचर होता है, और जब ये यहाँ से जाता है तो अब देखो इसमें अलग अलग कलर्स हैं। होता क्या है, प्रिज्म का जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग अलग होता है। इसमें विव ग्योर ये कलर्स हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, हर कलर के लिए मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, समझे कि नहीं, ये ध्यान रखना। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा था, लेकिन अब ऐसा भी होता है। तो देखो क्या होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो फिर ये, अच्छा ये हम थिन प्रिज्म के लिए पढ़ रहे हैं पूरा, किसके लिए, ध्यान रखना, थिन प्रिज्म के लिए ही पढ़ना है। तो बताओ डेल बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। बेटा ए तो हर कलर के लिए सेम रहेगा, प्रिज्म तो वही है, तो म्यू अलग अलग है लेकिन, तो फिर डेल भी अलग अलग होगा। तो चलो यहाँ पे देखो, देख सकते हैं आप, जिसके लिए म्यू बड़ा है तो सबसे ज्यादा म्यू होता है। अगर मैं म्यू की बात करूं तो ये ऊपर जाने पे ऐसे बढ़ता है, समझ गए कि नहीं, बोलो। यस सर। ऐसे ऊपर जाओगे, रेड का म्यू सबसे, रेड के लिए म्यू सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है वायलेट के लिए। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, देखो बहुत सा 7 कलर्स मिलेंगे आपको, तो आपको 7 कलर्स नहीं देखो, आप तो सिर्फ क्या करो, 2 कलर देखो, एक और एक, ये 2। चलो इसके नॉर्मल ड्रॉ कर लो, एक और ये वाला। अब ये वाला कलर, ये वाली लाइट डेविएट हो जाएगी और ये वाली भी डेविएट। सबसे नीचे कौन सा होगा बताओ, अरे यार सब, अच्छा इसको देख के बताओ सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होगा, जो ऊपर होंगे कि जो नीचे होंगे, जो ऊपर होंगे। मैं नीचे होंगे। ये रे आ रही है, ये डेविएट होके सबसे नीचे आएगी, उसमें डेविएशन सबसे ज्यादा होगा ना। नहीं नहीं, वॉयलेट में मतलब सबसे ऊपर वाला वैसा। देखो ये है ओरिजिनल डायरेक्शन, ये क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन। अब देखो एक कलर तो ये है, एक कलर ये गया और एक कलर ये गया। अब देखो इसका डेविएशन, तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये इसका डेविएशन है, इसको पीछे बढ़ाओगे ये इसका डेविएशन है, तो सबका डेविएशन अलग अलग है। तो ज्यादा डेविएशन किसका है, इसका है। सबसे नीचे। वॉयलेट। वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे नीचे रहता है ये। तो सबसे ऊपर कौन रहता है, आर। रेड। अब इसको बढ़ा दो पीछे, इसको भी बढ़ा दो पीछे। तो अब थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, देखना। ये कौन सा है, रेड, ये कौन सा है, वायलेट। अब देखो बेटा ये कलर तो ऐसे चला गया और ये वाला चला गया ऐसे, ठीक है। इसको पीछे बढ़ाया और पहले तो इसको कहाँ बढ़ाया, आगे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाते गए, इसको पीछे बढ़ाते गए। देखो ये इन दोनों के बीच का एंगल बन गया, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, थीटा। तो ये याद रखना, थीटा होता है ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन। अब जरा बताओ ये थीटा किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है, बताओ भैया। तो देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है ना, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है और इसके साथ ये फाइनल डायरेक्शन ये है इसकी। तो देखो ये क्या होगा, बताओ ये क्या होगा, डेल। डेल वी। ये वायलेट कलर है और ये रेड कलर है, बोलो इसको क्या बोलेंगे हम, डेल बी के लिए डेविएशन। अच्छा अब देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है और ये फाइनल रेड कलर है, तो बताओ इस डेल आर। डेल आर। तो ये थीटा किसके बराबर है, देखो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है कि डेल नहीं। बी माइनस डेल आर। तो थीटा इक्वल डेल बी माइनस डेल आर, ये पहला फॉर्मूला है। चलो थीटा इक्वल डेल बी का फॉर्मूला म्यू बी माइनस 1 इंटू ए,
म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, तो माइनस हाँ। यहाँ करोगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, थीटा बराबर कॉमन ले लो, ए अंदर बचेगा म्यू बी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा म्यू बी म्यू माइनस माइनस म्यू आर इंटू ए। अब ये फॉर्मूला है, बस तुम्हें ये याद होना चाहिए, ये कहीं नहीं आएगा, ना तो मेंस में आएगा और ना ही एडवांस में आएगा, ठीक है, देख लेना। अभी तक तुमने सुना इतने 2 बार पेपर दे चुके हो, किसी में भी डिस्पर्सन आया हो? नहीं सर। आता ही नहीं है, ये कभी नहीं आता, नहीं सर। बोर्ड का है बस, ये बोर्ड में आता है बस। अब देखो ये थीटा हो गया। अब एक चीज और बताता हूं तुम्हें, डिस्पर्सिव पावर, लेकिन फिर भी फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक। डिस्पर्सिव पावर ऑफ, ये डिस्पर्सन क्या होता है पहले ये बताओ। ये प्रिज्म क्या करती है, प्रिज्म के लिए हर अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसलिए डेल की वैल्यू भी अलग अलग होती है। अलग अलग होती है, इसलिए ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे अगर तुम एक स्क्रीन रख दो तो यहाँ वायलेट मिलेगा, यहाँ सब कलर में 7 कलर मिल जाएंगे, समझ गए ना। इसको, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का मेजरमेंट क्या है, ये एंगल जितना बड़ा होगा समझ लो उतना ही रेंज, उतनी ही ज्यादा ये रेंज होगी, है ना। तो हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा हो गया, क्लियर। हाँ, तो अब मैं बता रहा था डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर किसकी, ध्यान रखो, मटेरियल ऑफ मिरर, मतलब लेंस की नहीं होती, प्रिज्म की नहीं होती, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल के लिए होती है ये हमेशा, और ये होती है ओमेगा। अब कितना सिंपल है देखना, ओमेगा बराबर थीटा, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई, जहां थीटा क्या है ये, और वाई क्या है, रेड और वायलेट का जो मीन कलर होता है। येलो कलर क्या होता है, मीन कलर, बोलो क्या होता है, मीन कलर ऑफ रेड एंड वायलेट। तो थीटा फॉर रेड एंड वायलेट, और उसका मीन कलर के लिए वो डेविएशन, तो ओमेगा बराबर थीटा, बोलो म्यू बी माइनस बोलो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू मीन माइनस वन, डेल वाई, बोलो म्यू मीन माइनस वन। डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी अपनी, देखो बेटा कहाँ गया, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, क्लियर है। हाँ सर। देखो ए से ये गया, तो इससे हम लोग फाइनली वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ओके, ये यस सर। अब देखो ये बताओ, म्यू वी ये म्यू आर से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। बड़ा है। और म्यू वाई ये 1 से छोटा है कि बड़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से छोटा होता है क्या, नहीं। हमेशा म्यू वाई मतलब लेंस मटेरियल का वो है, मटेरियल तो ग्लास है, उसका डेंसर है, तो म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर एंड म्यू वाई इज ग्रेटर देन 1, सो ओमेगा जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होती है, ओमेगा हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। बोलो भैया, ये हो गया डिस्पर्सन, ठीक। यस सर। चलो फिर, मेंस और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा भी। अरे भैया एडवांस में आता ही नहीं है, जब हमने पहले ही बोल दिया एडवांस के सिलेबस में ही नहीं है ये, मेंस में है, लेकिन मेंस वाले भी इसको इग्नोर कर देते हैं, बोर्ड वाले खूब देते हैं, बोर्ड वाले देते हैं ये, बोर्ड तो होनी नहीं है सर। हाँ, वही तो, बोर्ड होना नहीं है, इसीलिए तो पढ़ाया नहीं था ये हमने, इसलिए छोड़ दिया था। चलो ठीक है। सर अब अगले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो आज उन लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटम पूरा खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारा ये बचा हुआ था, और अगले तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और तुम्हारा एक सैटरडे को जो ऑफ है तुम्हारा, मैं 1 घंटे का लेक्चर ले लूंगा, ठीक है, सिर्फ 1 हाँ, घंटे। अच्छा, और आपने जो असाइनमेंट भेजे वो आपके पढ़ाने के बाद ही सॉल्व करना। नहीं, अब देखो वो असाइनमेंट जो है मेंस के हैं, बेसिक हैं, वो करो तो, अगर मतलब अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो, अगर एक बार स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी लेक्चर के पहले, तो आप वो असाइनमेंट्स कर सकते हो। लेकिन मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा, जैसे अभी आज हमने भेजे ग्रुप में या लेक्चर में करते हैं जो क्वेश्चन हम, वो तुम नहीं कर सकते अभी, वो तुम तभी कर पाओगे
लेक्चर खत्म हो जाएगा, या लेक्चर में मैं ही कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो हाँ, अभी तुम लोग बहुत अच्छे से क्या बोला अभी? फोटो इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट, बताया अभी आपने? मैंने ये बोला कि तुम लोग जो 2 असाइनमेंट्स हैं वो कर लेना, कर चाहो तो कर लेना, ठीक, कर सकते हो, लेकिन ये 100% पढ़ लेना अच्छे से 2 चीजें। हाँ सर। नेक्स्ट सर लेक्चर वो में लेक्चर पूरा खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर सर वो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। कौन सा लेक्चर? टेलीस्कोप के। आज मैं अभी बोलता हूँ, अभी हाल जस्ट अभी बोल देता हूँ, तो अभी आज ही हो जाएगा, ठीक है। सर वो इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब एडवांस के लिए भी? एडवांस में सिलेबस में ही नहीं है, वो मेंस में है। टेली अच्छा इसको मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एडवांस में नहीं है, ये मेंस में आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर। चलो ओके फिर, ओके, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय।